ठीक है, देखिए आज हम लोग जो चैप्टर की बात करते जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात होगी। एवोल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ बात होगी, जनरल बातें सारी। सबसे पहली बात तो लैटिन वर्ड है इवॉल्वर, जिससे बना एवोल्यूशन। इसका मीनिंग होता है टू अनफोल्ड, यानी कि हम एवोल्यूशन जैव विकास हिंदी में कहता है। जैव विकास यानी जीवों का विकास, यानी कि इवॉल्व कैसे हुए। अनफोल्ड ये एक कहानी है, ठीक है। टू अनफोल्ड और अनरिलीज, यानी रिलीज कर रहे हैं हम बातों को जो कुछ भी छुपी हुई थी। एरिस्टोटल कहते हैं कि जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में लैडर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चलते हैं, वैसे ही हमारा एवोल्यूशन होता है। उसमें एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं अगर, तो स्टेप बाय स्टेप के पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये कहानी है। इस कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी सिर्फ जनरल एक कहानी है, दुनिया कैसे बनी और उसमें ये जीव जंतु कैसे आए, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, इसके बारे में एक कहानी। सबसे पहले दुनिया कैसे बनी से शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक, दुनिया कैसे बनी इसके ऊपर कहानी तो सुनने में मजा आएगा ही, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको ये पता चल जाएगा कि एक सेल कैसे आ गई है दुनिया में और इसके पीछे की थियरीज क्या क्या थी, कौन सा साइंटिस्ट क्या कहना चाहता था, इन सारी बातों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले हम लोग दुनिया के बारे में बात करेंगे, फिर दुनिया में लाइफ कैसे आई उसके बारे में बात करेंगे, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या दिया। देख, सबसे पहली चीज ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। आपने एक थ्योरी सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, देखिए आपने एक मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, बैंग बैंग, ठीक है। बैंग का मतलब क्या होता है? अगर जब हम फायर करते हैं बंदूक से, तो जब फायर करते हैं तो आवाज आती है, जो ठाएं की आवाज आती है हिंदी में, उसे इंग्लिश में बैंग कहते हैं। दो बार आ गई तो ठाएं ठाएं हो गया। यहाँ पे बड़ी आवाज, यानी कि अगर बम फटेगा तो उसे क्या कह देंगे, बिग बैंग, ठीक। तो एक बम के जैसा एक विस्फोट होगा, ठीक है, फटेगा वो, और उससे हमारी पूरा यूनिवर्स बनेगा। तो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में पहले यूनिवर्स कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए, जितना भी आपका कॉस्मिक मटेरियल था, जितना भी कॉस्मिक मटेरियल था, जो भी था, दुनिया जब नहीं बनी थी, हमारे स्टीफन हॉकिंग साहब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने बताया, स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने मतलब आपके आकाशगंगाओं के बारे में, यानी कि गैलेक्सीज और इन सब के बारे में काफी कुछ रिसर्च करी, सोलर सिस्टम और इन सब में। एक बात कहते थे, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस था उनका, कि जब दुनिया ही नहीं बनी थी तो भगवान के पास टाइम कहाँ था कि वो इस दुनिया को बना पाए। सार्कास्टिक है, जरा इसको समझिए। दुनिया जब नहीं बनी तो टाइम भी तो वहीं से चला जहां से दुनिया बनी, वहीं से तो टाइम शुरू हुआ। जब सोलर सिस्टम आया या यूनिवर्स जब आया, वहीं से हम टाइम को काउंट करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो टाइम भी नहीं था ना। तो वो बात सार्कास्टिक कहते हैं कि जब कोई दुनिया बनी ही नहीं तो भगवान के पास भी टाइम कहाँ था दुनिया बनाने के लिए। वहां से शुरू करने जा रहे हैं कि जब भगवान के पास टाइम ही नहीं था, वहां से टाइम आ जाएगा। पूरा यूनिवर्स, जितना भी कॉस्मिक मटेरियल था, वो सब कहा जाता है कि वो एक छोटे से, बहुत छोटे से माइन्यूट जगह को, पूरा कॉस्मिक मटेरियल जिसमें आप भी इंक्लूड हो, ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी उस छोटी सी जगह में। लेकिन जब हाई कंडेंसेशन होता है ना, बहुत ज्यादा हाई कंडेंसेशन, मॉलिक्यूल्स भी एक सर्टेन लिमिट तक ही एक दूसरे के पास जा सकते हैं। तब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिवर्स जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, ठीक है। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गए, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट को क्या कह दिया, बिग बैंग। और इस ब्लास्ट में पूरा कॉस्मिक मटेरियल जो आज आपको दिखता है वो सब कुछ फैल गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे में ये कॉस्मिक मटेरियल फैल गया, इस छोटी सी जगह से पूरे में फैल गया। और फिर रोल आता है ग्रेविटी का। फिर किसका रोल आता है, ग्रेविटी का। ग्रेविटी के भी एक्सपेरिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स में ये काफी बार देखा गया, मतलब उन्होंने करके दिखाया है कि अगर आपके ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में हैं
और इन मॉलिक्यूल्स में से अगर कोई भी मॉलिक्यूल जरा सा भी, क्योंकि ये क्या है, ये इसके ग्रेविटेशन में है, ये इसके ग्रेविटेशन में है, इसके ग्रेविटेशन में, इसके ग्रेविटेशन में, इसमें, यानी कि इस एक मॉलिक्यूल के ऊपर अपना फोर्स नहीं है, ये बाकी सारे फोर्सेस की वजह से उस जगह पे मौजूद है। आज अगर ये अर्थ यहां प्लेस है, इसके पीछे ग्रेविटेशन का एक बड़ा रोल है, यानी कि सोलर सिस्टम में जो सन अट्रैक्शन लगा रहा होगा, मार्स अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ये सब एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, हर कोई बॉडी एक दूसरे को चाहती है अपनी तरफ खींचना, तो एक अट्रैक्शन फोर्स, तो ये भी उनको खींच रहा होगा, वो भी, तो इस तरह सब एक स्टेबलाइज सिस्टम पूरा बना हुआ है, स्टेबिलिटी मेंटेन है। लेकिन जैसे ही ये एक पार्टिकल अपनी जगह से मूव करेगा, यानी कि अब इसके ऊपर ये वाला पार्टिकल ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला ज्यादा लगा, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इस तरह से मटेरियल डिस्टर्ब हुआ। इस यूनिवर्स का मटेरियल, जो कॉस्मिक मटेरियल फैला था, ये मटेरियल अब डिस्टर्ब हो गया किसी एक पार्टिकल के हिलने से, और ये मटेरियल अलग अलग जगहों पे कंडेंस होने लगा, यानी कि इकट्ठा होने लगा। ये इस जगह पे इकट्ठा हुआ, कुछ इस जगह पे इकट्ठा हुआ, कुछ इस जगह पे इकट्ठा हुआ, कुछ इस जगह पे, इस तरह से अलग अलग जगहों पे ये पूरे यूनिवर्स का मटेरियल अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होने लगा, और इस तरह से बनी हमारी गैलेक्सीज। ठीक, गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कि एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग जिसे कहा, उससे जो मटेरियल निकला इसे सोलर नेबुला का। अब जो आगे आए गैलेक्सीज के आगे जब आएंगे तो जो मटेरियल यहां पे आ गया, अगर सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसे सोलर नेबुला कहते हैं। तो इस बिग बैंग से क्या बन गया, सोलर नेबुला हो गया। ठीक, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें अर्थ आती है, मिल्की वे। यस, तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है अपनी, मिल्की वे, उसमें हम लोग रह रहे हैं। तो गैलेक्सी हमने बना ली। ठीक, अब उसके अंदर चलते हैं, एक सोलर सिस्टम की ओरिजिन पे चलते हैं, तो हम इसको और इनलार्ज करके दिखाएंगे, एक गैलेक्सी का पूरा सिस्टम। ठीक, यानी अब हम लोग ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पे पहुंच गए। तो जितना भी मटेरियल है हमने उसे सोलर नेबुला कह दिया, जो भी सोलर सिस्टम का मटेरियल इस टाइम फैला हुआ है उसे हमने क्या कह दिया, सोलर नेबुला कह दिया। और चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, भाई ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें अट्रैक्शन हुआ है, ये घुस गए, रिएक्शन हो गई, एक नया मॉलिक्यूल बन गया, इस तरह से रिएक्शन हुई। और जितना भी मटेरियल था हाइड्रोजन का मटेरियल पूरे में फैला हुआ था, लगभग लगभग सभी हाइड्रोजन क्लाउड्स थे। तो ये पूरा हाइड्रोजन क्लाउड है। अब सोलर सिस्टम में भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे वहां हुआ, ये भी कहीं डिस्टरबेंस की वजह से अंदर इसमें भी कंडेंसेशन शुरू हुआ, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन क्लाउड थे वो दूसरे के पास पास आना शुरू हुए, उनमें अपनी पर्टिकुलर रिएक्शन में अलग अलग जगहों पे इकट्ठा होना शुरू हो गया मटेरियल। और जहां सबसे ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हुआ वो हमारा क्या बन गया, सन। आसपास क्या है, कम कम मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या बन गए उसके आसपास, प्लैनेट्स, और वो इसके अराउंड घूमने लगे। इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जरा, जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स ने क्या करा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए तो रिएक्शंस होंगी, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, भाई रिएक्शन आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हिंदी में कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, एक दूसरे से मिले, और मिलने से क्या हुआ, नया एटम जनरेट हो गया। मान लीजिए हाइड्रोजन था, मिल गया तो क्या बन गया, हीलियम बन गया। सोलर सिस्टम में यही तो हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही तो चल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है लगातार। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो बताइए क्या हो रहा है, इसमें हीट निकल रही है। ठीक है, इससे हीट बाहर, लगातार हीट निकल रही है, गामा रेडिएशंस, और फिर अलग अलग तरीके के रेडिएशंस निकल रहे हैं। वो रेडिएशंस कहाँ आ रहे हैं, इन प्लैनेट्स के ऊपर जा रहे होंगे, जो प्लैनेट पास में है उसमें ज्यादा रेडिएशन आ रहा है, जो प्लैनेट दूर है उसमें कम रेडिएशन आ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं यहां से उठ के अर्थ के ऊपर। ठीक, यानी कि हमने सब बना लिया, सोलर सिस्टम पहले, सबसे पहले हमने पूरा यूनिवर्स बनाया, यूनिवर्स में गैलेक्सी बना ली, गैलेक्सी से हम एक सोलर सिस्टम पे ऊपर आ गए, और सोलर सिस्टम में हमने सन बना लिया। अब हम पहुंच रहे हैं किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। कहानी समझ में आ रही है? अर्थ में क्या हुआ, सेम प्रोसीजर यहां पे भी हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास थे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर कोई गोला है, ठीक, इसका सरफेस एरिया ये है, आप बाहर सरफेस एरिया, अंदर इसका क्या है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल, अंदर वॉल्यूम यानी आयतन। तो सरफेस एरिया इसका जितना है, जितने छोटे होंगे उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, यानी जितना वॉल्यूम होगा उतना ही सरफेस एरिया होगा।
अगर मान लीजिए एक है, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, तो हीट तेजी से बाहर निकलेगी। ये याद रखिएगा, जितने छोटे एटम्स या छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हीट तेजी से बाहर निकलेगी, क्योंकि उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बराबर है। जितना सरफेस एरिया उतने वॉल्यूम है, आराम से हीट को बाहर निकाल दे। लेकिन जितने बड़े होते जाएंगे साइज, इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। यानी अगर 1/3 की बात करें, 3 इसका वॉल्यूम हो गया और 1 क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया। क्या उतना अमाउंट में हीट को ये बाहर निकाल पाएगा जितने अमाउंट में ये निकाल रहा है? नहीं निकाल पाएगा। ये 1/1 पे है, यानी जितना एरिया है उतना वॉल्यूम है, आराम से हीट बाहर निकाल रहा है। ये 1/3 है, वॉल्यूम ज्यादा है यानी हीट ज्यादा है और एरिया कम है, तो ये हीट देर में निकालेगा। यानी कि छोटे गोले तेजी से ठंडे होंगे और बड़े गोले देर से ठंडे होंगे। सूरज आज तक ठंडा नहीं हो पाया और अर्थ ठंडी हो गई, आप रहने लगे उस पर। अब हम सिर्फ एक अर्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अर्थ में क्या हुआ, अब धीरे धीरे हीट बाहर निकलना शुरू होती है। और जैसे जैसे हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि हीट थी तो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम हमने बना के दिखाया, 2 हाइड्रोजन मिल गए, हीलियम बन गया। हीलियम किसी से रिएक्ट करेगा तो कुछ और बनेगा, कोई और चीज किसी और से रिएक्ट करेगी तो कुछ और बनेगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए। लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल्स इस अर्थ के ऊपर किस फॉर्मेट में होंगे? गैसियस फॉर्मेट में। सब गैस की फॉर्म में तो होंगे भाई, अभी ठंडी तो हुई नहीं। मान लो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो सिर्फ हम एक बात बता रहे हैं, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा गर्म है अर्थ। उससे कम होना शुरू होएगा धीरे धीरे टेम्परेचर, क्योंकि हीट लॉस हो रही है। हीट कहां जा रही है? आसपास के एटमॉस्फेयर में। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंट्रोपी, वो हीट को बाहर निकालते रहते हैं, एटमॉस्फेयर में एंट्रोपी बढ़ाते रहते हैं। पढ़ा है ना? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब एक ही जगह पे आ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब ये हीट पूरी निकलने लगी तो टेम्परेचर डाउन होते होते 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और तब तक यहाँ रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो चुकी थी। भाई जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे हीट से, और रिएक्शंस होते होते यहाँ बन चुका था वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन खाली नहीं, ऑक्सीजन बहुत चंचल, ऑक्सीजन बहुत चंचल, वो अकेली नहीं बैठेगी। उसे कार्बन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल गई। हाइड्रोजन मिला, वो हाइड्रोजन के साथ निकल गई। फ्री ऑक्सीजन अब इस एटमॉस्फेयर में नहीं रही। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम्हें एक बात पता है, वाटर बॉयल भी होता है और वाटर जो है वो वेपर वाटर में बदलती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेटेंट हीट अगर निकल जाए तो ये किस में आ जाएगा? वाटर में आ जाएगा। लेटेंट हीट अगर मिल जाए तो वेपर में आ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है। 9th क्लास में हमने पढ़ाया भी था आपको फिजिक्स में। तो क्या हुआ, यहाँ ये वाटर में कन्वर्ट हुआ। अब ये बारिशें शुरू पानी के रूप में बरसना लगा, टेम्परेचर और कम हुआ, ये वेपर। अब जरा समझिए, जब पानी के रूप में ये वेपर आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये पानी मिलेगा तो क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एसिड बन गया। सल्फर के साथ में अगर इसकी बारिश होएगी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में, तो सल्फ्यूरिक एसिड मान लो बना दिया, H2SO3 बना देगा वैसे तो, फिर H2SO4 एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस, फिर सल्फ्यूरिक, इस तरह से बढ़ते चलेगा एसिड्स। यानी कि ये जो पानी बरस रहा है ये अपने साथ में गैसों से रिएक्ट करता हुआ जमीन के ऊपर बरस रहा है। यानी अब जमीन के ऊपर जो ये पानी बरस रहा है, इस पानी में क्या है? गैसें भी मिली हुई। यानी कि अब वो बहुत सारे केमिकल्स पानी के ऊपर बरसना शुरू हो गए। बात समझ में? पानी के साथ में केमिकल्स आ रहे सब बरस रहे, और ये किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर आ रहे। अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, क्योंकि अर्थ जब बनी तो वो इवनली थोड़ी बनी कि भाई आपका जो है कुम्हार बैठा हुआ था, ठीक है, उसने कहा सब मटका बनाना, बढ़िया सा पिक्चर बनाना है, पॉटर ने कहा, और हम बिल्कुल गोल गोल बना देंगे, ऐसा तो नहीं था। तो क्या हुआ, इसमें कहीं बड़े गड्ढे थे, कहीं छोटे गड्ढे थे, उनमें ये पानी बह बह के जाने लगा। यानी कि इन एसिड्स और केमिकल्स के साथ में जो मिला हुआ पानी है ये बड़े बड़े गड्ढों में जाके भरने लगा। उन बड़े बड़े गड्ढों को हमने ओशंस कहा, सी कहा, बेज कहा, बे ऑफ बंगाल जैसे, ऐसे हमने बड़े बड़े गड्ढे बन, उसमें पानी भर गया। अब क्या हुआ, केमिकल उस पानी में है, केमिकल तो उस पानी में है ही। मान लो अब ये एक गड्ढा है, हम अब वहां से अर्थ के इस गड्ढे के ऊपर आ जाते हैं, एक ओशन के ऊपर आ जा रहे हैं, और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ। उस पानी में क्या है? केमिकल्स है। और अर्थ के ऊपर लगातार इसके रेडिएशन भी आ रहे हैं, यानी अर्थ अभी गर्म भी हो रही होगी,
वो जितनी ठंडी होना चाहती होगी सूरज उसे फिर गर्म कर देगा। अब यहाँ पर से वो होएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब गर्मी है, पानी में गर्मी आ गई, अब उन मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ देखिए जरा और समझिए। हवा में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, दूर दूर थे, लेकिन जब ये पानी में आ गए तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ गए। अब इन मॉलिक्यूल्स में आपस में रिएक्शन होने लगेगी, और इस तरह से जब रिएक्शन हुई तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये सारे मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए अंदर ही पानी के। और फिर यहीं पे जन्म होता है एक आपकी सेल का, ठीक, प्रोटोसेल कहलाती है। ये अभी सेल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होने लगी हैं। ये सेल के जैसे इसमें थोड़े थोड़े फंक्शंस आने लगे हैं, यानी कि इसमें बडिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने लगे। अभी हम उन सबके ऊपर चर्चा करेंगे, हर एक चीज को बताते चलेंगे। जनरल कहानी रखी, सुन लीजिए। प्रोटोसेल बन गई, ठीक। अब उससे हमारी प्रोकैरियोटिक सेल पहली डेवलप होगी। समझ में आई बात है? उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यानी आरएनए आ गया। न्यूक्लियर मटेरियल आरएनए, यस, पहले आरएनए आया। सिंपल मॉलिक्यूल्स पहले आएंगे ना, सिंपल रिएक्शन चल रही है, सिंपल मॉलिक्यूल पहले आ जाएंगे। ओरिजिन कहां हो रही है लाइफ की? अरे लाइफ की ओरिजिन कहां हो रही है? ओशंस या सीज या वाटर के अंदर, वाटर के अंदर हो रही है। अब ये बात समझ में आ गई कि पानी में ही क्यों ओरिजिन हुई, हवा में क्यों नहीं हो गई? भाई हवा में मॉलिक्यूल दूर थे, उनके पास रिएक्शन करने के लिए इतना स्पेस नहीं था। यहाँ मॉलिक्यूल पास पास आ गए, अब रिएक्शन आसानी से हो सकती है। तो रिएक्शन आसानी से हो गई और यहाँ एक लाइफ का ओरिजिन हो गई। हम अभी तक दुनिया में कुछ नहीं, भगवान के पास समय नहीं से लेके समय आ चुका है, उसके बाद हमारे उस समय में चलते चलते हम कहाँ आ गए, उसी टाइम पीरियड में चलते चलते हम एक लाइफ को बना दिए। ये अभी शुरुआती लाइफ है। अच्छा, अब हमें इसकी कंडीशन बताओ, इस जगह की कंडीशन बताओ, इस दुनिया की। ये जो अर्थ है, इस अर्थ के आसपास क्या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहीं दिख रही है? यानी कि कंडीशन कैसी है? एनारोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी रेस्पिरेशन अगर होगा तो कैसा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है? कहीं यहाँ कहीं फोटोसिंथेसिस होना नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो ये जो सेल होगी ये कैसी होगी? ऑटोट्रॉप या हेटेरोट्रॉप? हेटेरोट्रॉप। यस, अपने आप खाना बनाएंगे भाई। ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी एक दूसरे को परपोषी हैं, एक दूसरे को नहीं खाएंगे। आसपास मटेरियल तो है ही केमिकल, अच्छा हाँ, वो उससे लेते रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, अभी तो बना हुआ है। लेकिन अब ये सेल ने क्या करा? ये लिविंग सेल है, रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर। ये रिप्रोड्यूस करेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस पूरे ओशन में भरने लगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। और भरने से क्या हुआ? भरने से दिक्कत ये हुई कि खाने की कमी पड़ने लगी साहब। अब क्या होगा? जब खाने की कमी पड़ने लगी तब इन सेल्स ने आपस में डिस्कशन करना शुरू करा। प्रोकैरियोटिक सेल एक कह रही कि मैं ये काम अच्छे से कर लेती हूँ, दूसरी सेल कह रही मैं ये काम अच्छे से कर लेती हूँ, तीसरी सेल कह रही मैं ये काम अच्छे से कर लेती हूँ। ठीक, एक सेल बड़ी थी, प्रीडेटर, वो प्रीडेटर सेल थी, वो खा सकती थी सबको। उस बड़ी सेल ने कहा क्यों ना इन छोटे छोटी सेल्स को खा लिया जाए, अपने अंदर रख लिया जाए, और अपने अंदर रखने से ये खाना बना सकती है, ये एनर्जी बना सकती है, ये बना सकती है, ये वो बना सकती है। अच्छा, अगर इन सबको हम एक साथ अपने अंदर ले लें तो मेरे अंदर तो सारे काम अपने आप होने लगेंगे। यानी मैं अपना खाना भी बनाने लगूंगी, मैं अपनी एनर्जी भी बनाने लगूंगी, मैं प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लूंगी, आरएनए का भी काम हो गया। तो मैं क्यों ना इन सारे मॉलिक्यूल्स, इन सारी सेल्स को अपने अंदर रख लूं, यानी कि प्रीडेशन कर लूं। तो बड़ी सेल आई, उसने क्या करा? इन सब का प्रीडेशन कर लिया, खा लिया, भक्षण कर लिया। और अब ये सेल की, इस बड़ी सेल की गुलाम बन गई, और गुलामी को देख रहा है कौन? न्यूक्लियस। ये बैठे हुए कह रहे तुम गवर्न करो इन सबको। न्यूक्लियस ने इन सबको गवर्न करना शुरू कर दिया। ये प्रोकैरियोट से कौन सी सेल बन गई? यूकैरियोटिक सेल। आपका पूरा न्यूक्लियस डेवलप हो गया है, यूकैरियोट बन गए। यूकैरियोटिक सेल बनने की एक तो थ्योरी ये है कि क्या करेगी? प्रीडेशन से। कुछ सेल्स ने कहीं, मतलब ये भी कहा गया कि ये थ्योरी, इसके अलावा भी एक थ्योरी और आई, उन्होंने कहा कि सेल्स ने ही अपने अंदर क्या करा? इमेजिनेशन कर लिया, अंदर घुस गए और 10-10 के ये गोले जैसे स्ट्रक्चर बना लिए। इन स्ट्रक्चर्स को
अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कह दिया गया, और इस तरह से इन्होंने इमेजिनेट करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ये भी क्या बन गई, यूकैरियोटिक सेल। तो ये इमेजिनेशन थ्योरी है, प्रेडिक्शन थ्योरी है, ये वाली थ्योरी ज्यादा चलती है। ठीक, सही भी लग रही है। सही तो दोनों ही है, लेकिन अब चल ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, दोनों चल रही है, लेकिन ये वाली ज्यादा चल रही, बस ये है। तो अब क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल बन गई। लेकिन अब ये यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें दिक्कत, अभी ये खाना नहीं बना सकती, हेटेरोट्रॉफी है। ठीक, अब इसने कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप करे कि खाना बनने लगा, तो ऑटोट्रॉफ आ गया। ठीक, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स में भी अभी खाना ये सनलाइट से नहीं बना रही है, अभी ये केमिकल्स को तोड़ तोड़ के खाना बना रही है। तो क्या हो रही है, कीमोसिंथेसिस हो रही है। फिर क्या करा इसने, सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, यानी कि अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप कर लिया। तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। इस तरह से अगर हमारी और कुछ और सेल्स थी जिन्होंने खाना बनाना ही नहीं शुरू करा, उनको क्या कह दिया, एनिमल सेल। उन्होंने इसी के ऊपर डिपेंडेंसी शो करी, वो एनिमल सेल कहलाते। इस तरह से हमारी सेल्स बन गई। अब क्या हुआ, इन सेल्स ने एक दूसरे से इकट्ठा होना शुरू करा, आपस में बैठने लगे, और बहन जी क्या हाल है, कह रहे अरे आओ बैठो तुम भी, तो कह रहे क्या कर रहे हो, कह रहे सब गेहूं बना रहे हैं, आओ हम भी बनाएंगे गेहूं तुम्हारे साथ में पिसवाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, गेहूं बनाने लगे दोनों मिलके, कई सेल मिलके गेहूं बनाने लगी, यानी मल्टी सेलुलर फंक्शनिंग आ गई। इस तरह से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में हम लोग एंटर करने लगे। फिर क्या हुआ, अब ये यूनिसेलुलर, पहले हमने सेल बनाई, प्रोटोसेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के बाद एनिमल वाली भी आ गई बीच में, कुछ नहीं बनाया था। और इसके बाद हमने कहा कई सेल्स जुड़ के एक फंक्शन परफॉर्म करने लगी, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया, लाइकेंस, एल्गी इधर बढ़ने लगे, और उधर हम लोग पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा की तरफ बढ़ने लगे। और इस तरह से प्लांट सेल ने अगर एग्रीगेशन करना शुरू करा तो प्लांट किंगडम की तरफ चलने लगे। एनिमल सेल ने अगर एग्रीगेशन यानी इकट्ठा होना शुरू करी तो क्या हुआ, एनिमल किंगडम की तरफ चलने लगे। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। यहां तक आ गए हम लोग, आ गए, कॉर्डेट तक बन गए। ये साल बहुत तेजी से बढ़ता चलेगा, मतलब कई एवोल्यूशन मिलियन ईयर्स में हो रहा था, हम बहुत तेजी से मिलियन ईयर्स को पार करते हुए रिसेंट में आ गए कॉर्डेटा, मैमेलिया में। ठीक, घुस गए। अब क्या हुआ, ये सारी चीजें हो कहां रही है यार, इसी ओशन में चल रहा था सब काम, बड़े बड़े ओशंस थे, उन्हीं के अंदर ही काम चल रहा था। फिर कुछ प्लांट्स जो थे, ओशंस चूंकि सूरज से था। अच्छा, अब जरा यहीं पे बात करेंगे एक और, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हुई उसने क्या निकालना शुरू कर दिया, यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। भाई ये चंचल है, तुम बताया हमने, ऑक्सीजन होती चंचल, ये जैसे ही बाहर गई है रिएक्शन मारने लगी हर किसी, ऑक्सीडेशन, लोहे में जंग लगने लग रही है। ठीक है, आपकी रस्टिंग हो रही है, आपका खाना जो है वो सड़ रहा है, इसी ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है ना। ये वहां पे भी कमाल मचा रही थी, धमाल कर दिया इसने, मतलब एटमॉस्फेयर पूरा ही चेंज करके रख दिया, एनारोबिक से एरोबिक कंडीशंस आ गई सारी। अब जो सेल्स थी वो पगला गई, कहने लगी भाई हम तो एनारोबिक में पले बड़े, अब बाहर, अब हमें एरोबिक कंडीशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स में तुरंत चेंजेस आना शुरू हो गए। आरएनए कह रहा है कि भैया हम तो जी ना पाएंगे, हमारी इंफॉर्मेशन को सेव करो, तो कह रहा क्या करें, डीएनए बनो। सिंपल केमिकल्स जो थे उन्होंने मिलाते कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर आ गए, हमारे लोगों के स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गए। उसी की वजह से, उस ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल गया। जब एटमॉस्फेयर बदल गया तो बाहर अल्ट्रावायलेट रेज, ये भाई साहब लगे पड़े, गर्मी फैलाए पड़े, अल्ट्रावायलेट रेज भी फेंक रहे। अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या करा, इस ऑक्सीजन को तोड़ना शुरू करा O में। ये जो ऑक्सीजन थी जो O और O में टूट गई, ये नेशन उससे भी ज्यादा चंचल, ये दूसरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है, O3 बना रहा है। इस तरह से उसने आसपास एटमॉस्फेयर में O3 बना दी, ओजोन लेयर बन गई। लेकिन कुछ अल्ट्रावायलेट रेज अभी भी अंदर आती है, अल्ट्रावायलेट A, B, C 3 तरीके की होती है, तो कुछ रेडिएशन अभी भी आते हैं अंदर, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। जो हार्मफुल थे उसको इसने रोकना शुरू कर दिया। अब अंदर के मटेरियल बदल गए,
एटमॉस्फेयर बाहर का बदल गया, सूरज की रोशनी आ ही रही है, ये पानी धीरे 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 यहाँ से सूखना शुरू हुआ और फिर ये कहाँ ऊपर की तरफ चलेगा, इवेपोरेशन से चला गया। तो क्या हुआ, यहाँ जो पानी सूख गया तो ये जो प्लांट्स थे इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दी। इन्होंने देखा पानी नहीं है, और ग्रोथ करो, अब तो और मजे ही मजे, ये और ग्रोथ करते चले गए। ठीक, यानी लाइकेंस, फिर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और फिर एंजियो की तरफ, एंजियोस्पर्म्स। आप उस टाइम आ गए थे एंजियोस्पर्म्स, डायनासोर नहीं, जिम्नोस्पर्म्स थे उस टाइम पे शुरू में, लेकिन एवोल्यूशन तो हम तो तेजी से भाग रहे हैं ना, जितनी तेज ये कहानी चल रही है उतनी तेज हमें भी भागना पड़ेगा ना। तो जिम्नो और एंजियो पूरे आ गए, इधर मैमल्स आ गए। अब इधर इन्होंने क्या कहा, पानी में यार उतना खाना तो मिल नहीं पा रहा, फोटोसिंथेसिस हम कर नहीं रहे, एनिमल्स से कह रहे हैं, और प्लांट्स जो थे वो पानी बाहर चले गए, अब क्या करें। तो कुछ एनिमल्स पानी के बाहर जाके खाना खाते फिर अंदर आ जाते, एम्फीबियन लाइक एनिमल्स शुरू हुए। कुछ अंडे देने के लिए बाहर जाते फिर अंदर आ जाते, रेप्टाइल्स लाइक एनिमल्स शुरू हुए। उसने कहा यार यहाँ तो इन्हीं लोगों का कब्जा हो गया, रेप्टाइल्स हैं और पूरी दुनिया में रेप्टाइल्स ही थे, डायनासोर्स रेप्टाइल्स ही आते, पूरी दुनिया में कहने यार अब तो रेप्टाइल ही रेप्टाइल है, मेरा क्या होएगा, हम क्या करें। कहने लगे ऐसा करते हैं, चलो कूदने की कोशिश करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इवॉल्व होते होते अपने अंदर विंग्स डेवलप कर लिए, और विंग्स डेवलप करते हुए वो अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जाने लगे। अच्छा, उसी बीच कॉन्टिनेंट भी तो टूटे, दुनिया बनी, कॉन्टिनेंट भी तो टूटे, इधर उधर पर चले गए। यानी कि इधर तुम्हारा अटलांटिक ओशन अलग चला जा रहा है और इंडियन ओशन अलग चला जा रहा है, ये सारी चीजें भी तो हो रही थी, जमीन भी तो टूट रही थी। तो उन्होंने उड़ के जो उड़ के जाने लगे तो वो क्या बन गए, एरीज यानी बर्ड्स बन गए, जो उड़ने लगे, जिनके अंदर उड़ने की प्रॉपर्टी आ गई, और वो खाने की तलाश में इधर से उधर चले जाते। आज भी बर्ड्स माइग्रेट करती हुई इंडिया आती। कुछ रेप्टाइल्स थे, उन्होंने भी उड़ने की प्रॉपर्टी डेवलप कर ली और आगे बढ़ने लगे। लेकिन चूंकि एवोल्यूशन चल रहा है, एवोल्यूशन यानी कहानी अभी चल रही है, भगवान के पास आ गया है टाइम, अब वो बैठ के देख रहा है, कह रहा अच्छा मजे ही मजे हैं, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर ले, गिराओ कॉमेट्स। अब उल्का पिंड गिरने लगे अर्थ के ऊपर, टूट टूट के गरम गरम चट्टाने ऊपर से आ रही हैं, हमारे ऊपर गिर रही, जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं। अब जब वो गिरे तो बड़े जाइंट रेप्टाइल्स जो थे उनमें क्या आ गया, डिक्लिनेशन आ गया, वो मरने लगे। जब वो मरे तो नीचे बैठे हुए मैमल्स कहने लगे क्या रहा, मजा आया, मर गए, अब खा पी तो तुम पाओगे नहीं, क्योंकि ऊपर अंधेरा छाया हुआ है, 6-6, 7-7 महीने तक पूरे में काले घने बादल, धुआं ही धुआं है ऊपर, उल्का पिंड गिर रहा है भाई। तब क्या हुआ, तब ये मैमल्स ने उन्हें खाना शुरू किया। श्रीव लाइक मैमल्स थे, श्रीव यानी कि चूहा जैसे होता है, छछूंदर चूहा, उसके जैसे मैमल्स थे। हाँ, फिर उनसे ये शुरू हुआ, उन्होंने इनको खाना शुरू करा, वो सरवाइव कर गए भाई। बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, मरे हुआ डायनासोर पड़ा हुआ, चूहे कितने ज्यादा खा लेंगे उसे, आराम से खाते रहेंगे चूहे, कहेंगे अरे अब डायनासोर मिल गया, कम से कम 200 साल तक तो हम जी लेंगे, कई डायनासोर मरे पड़े। उधर क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म, बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स थे, वो जिम्नोस्पर्म के पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे, सिक्योवा सिंपल वायरन सबने आपको बताया, वो भी खत्म हो गए। कुछ अभी भी उनके फॉसिल्स वाले पर्चे में, जैसे साइकस वगैरह, ये फॉसिल प्लांट्स हैं, फॉसिल लेवल के हैं, मतलब इनके जैसे पुराने मिलते थे, लेकिन अब ये बेचारे बच्चे थोड़े बहुत साइकस लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये प्लांट अभी बचे हुए। जिम्नोस्पर्म में यहाँ तक पहुंच गए। रेप्टाइल्स उधर, यानी इधर जिम्नोस्पर्म, उधर रेप्टाइल साथ ही साथ थे, क्योंकि घास फूस खाना थी। रेप्टाइल इतने बड़े बड़े, वो घास फूस खाएंगे नीचे करके मुंह, वो बड़े बड़े प्लांट्स ही तो खाएंगे, तो उसके हिसाब से जिम्नोस्पर्म भी बने हुए थे। यानी सुटेबल एनवायरनमेंट था, प्लांट्स इधर चल रहे थे, एनिमल इधर चल रहे थे, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे, तुम्हें हम खाएंगे, तुम खाना बनाना। ठीक सीन समझ रहे हो, जमीन से बाहर आ गई है लाइफ, मतलब जमीन पे आ गई है पानी से लाइफ, ठीक, ओरिजिन हुई थी पानी में, हम आ गए जमीन पे। फिर इस तरह से ये लाइफ जो है वो चलते चलते हमारे मैमल्स ने डेवलप करना शुरू करा, फिर उसके बाद इंसानों की तरफ बढ़े, इंसान के जैसे मैमल्स होने लगे, ठीक। और इंसान के जैसे होने लगे सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल और फिर होमो सेपियंस, और फिर हम लोगों का एवोल्यूशन होता है। हमसे पहले क्रो-मैग्नन थे, निएंडरथल थे, ठीक। वो क्या करते थे, वो गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में क्या शुरू हो गया, अब ये गुफा के अंदर रह रहे हैं, इस गुफा के अंदर अंधेरा है,
कहें साहब अंधेरे से कैसे कॉम्बैट करा जाए, तो आग जलाए। अब आग जला ली है, शिकार करना जान गए, कह रहे अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे शिकार। बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने चित्रकारी शुरू करी। अब वो क्या करने लगे, पेंटिंग करने लगे। अब वो गुफाओं में अंदर जाके पेंटिंग कर रहे। पेंटिंग के लिए पेंट कहां से, जैसे मारा है खून निकल रहा है उससे बना देंगे। बारिश हुई, पत्ते गिरे और पत्ते सड़ रहे हैं, हरी हरी अलगी है उससे बना देंगे। तो पेंटिंग बड़ी भद्दी हुआ करती थी उस टाइम पे, लेकिन वो कोशिश करते थे कि अपने बच्चों को सिखाएं। और भाषा, और इस तरह से ड्राइंग शुरू हुई वहां से। ये जो ड्राइंग का एवोल्यूशन है ये इसी गुफाओं से शुरू हुआ। ये अपने आप को सिखाने के लिए। लैंग्वेज कैसे बनी, लैंग्वेज पहले कैसी थी, बातें करने वाली। बातें तो कोई कर ही नहीं पा रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वो जबान भी हिला पाएगा। ठीक है, तुम जादू तरह ए हो बोलोगे, ये नहीं था। अभी तो वो साइलेंट था मोड पे। तो उसने डायग्राम्स के थ्रू सिखाना शुरू करा। जैसे वो शिकार करता था वो वैसा डायग्राम गंदा संदा बना देता। तो जो अंदर रह रहा है वो देख रहा है अच्छा ही हो रहा है। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज बनी। पहले फूहड़ लैंग्वेज थी, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज को भी इवॉल्व किया गया। मेसोपोटामिया में सबसे पहले लैंग्वेज जो है मेसोपोटामिया की देखी जाती है, लिखने वाली। जो लिखने का काम शुरू हुआ वो मेसोपोटामिया में पत्थरों के ऊपर लिखना शुरू करा। फिर पत्थरों से लिखते लिखते हम लोग आज कॉपी और पेन के ऊपर आ गए, टैब के ऊपर आ गए, और आज ऑनलाइन हम आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोग इवॉल्व होते चले हैं। कहानी पूरी समझ में आई हो तो बताओ, कोई दिक्कत? यानी कि पूरी दुनिया के बनाने से लेके हम एक आपकी कहानी तक आ गए। आधे घंटे की कहानी थी, उम्मीद कर रहा है ये कहानी समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी बातें करें। कहानी तो हमने पढ़ ली पूरी, चैप्टर में यही पूरा पढ़ना होगा। इसका मतलब है ये चैप्टर में पढ़ना होगा, यानी कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले चैप्टर में हमें, अब देखिए ये कहानी हमने सुनाई, कहानी का कोई साक्ष्य नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं है कहानी का। मैं गया जंगल में, मुझे मिला शेर, मैंने शेर से कहा कि आओ जरा मुझे एक खाने का इंतजाम करो। तो मेरे लिए खाने का इंतजाम करने के लिए शेर गया। शेर ने हिरन को दौड़ाया, हिरन ने कहा मुझे मत मारो, मैं तुम्हें खाने का इंतजाम करके दूंगा। हिरन ने खाने का इंतजाम किया, पत्ते लेके आया, उसने मेरे लिए खाना बनाया। शेर मुझे बुला के ले गया और मैंने वो खाना खाया। इस कहानी का कोई एविडेंस है? नहीं, नहीं है ना। मोगली कहानी का कोई एविडेंस है? नहीं। लेकिन चूंकि अब हम तुम्हें पढ़ाई करा रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस के साथ में काम करना पड़ेगा भाई। ये सिर्फ कहानी ही नहीं है एवोल्यूशन। क्या आप बैठे, आपने कहा बहुत बड़ा मजा आया, क्या अच्छा इंसान ऐसे बने थे, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? सबूत। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एक शेर भी हम सुना देते हैं। हमारे अल्लामा इकबाल काफी अच्छे उर्दू शायर भी हैं। उर्दू शायरी उन्होंने बाद में शुरू करी, पहले पर्शियन थे, फारसी में करते थे कलाम। उन्होंने एक शिकवा जवाब शिकवा में शिकवा करा, शिकवा अल्लाह ताला से करा, यानी खुदा से उन्होंने कहा, गॉड से। थी तो अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ऐ साहिब अल्ताफ अमीन, बू अगर गुल फैलती किस तरह गर ना होती नसीब। हमको खातिर जमीयत परेशानी थी, वरना दुनिया तेरे महबूब की दीवानी थी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम बता देते हैं, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। प्रोनाउंस तो कर दिया पूरा, हमने आपको सुना दिया कि थी तो अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम। अज़ल का मतलब होता है स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जब दुनिया नहीं बनी थी तो अल्लाह तू था, यानी भगवान तू था उस टाइम पे जब दुनिया नहीं बनी थी। फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। सिमली में जो आपका होता है फिगर ऑफ स्पीच, सिमली यानी कि उपमा अलंकार। उन्होंने कहा फूल था ज़ेब चमन, यानी कि खुदा को फूल से रिलेट करके कह रहे हैं कि फूल तो था, ज़ेब चमन, चमन मतलब बगीचे में, बागीचे में फूल लगा हुआ था, पर ना परेशान थी शमीम, लेकिन उसकी खुशबू आगे नहीं फैल रही थी। और खुशबू को फैलाने के लिए कौन था? शमीम, सुबह की ठंडी हवा। वो जो ठंडी हवा सुबह की थी ना, वो परेशान हुई कि यार इस फूल की खुशबू तो फैला दी जाए, वो फैल दी। शर्त इंसाफ है ऐसा हिबे अल्ताफ अमीन। अब इंसाफ की बात करना, खुदा शिकवा कर रहे, मतलब शिकवा का मतलब जान रहे हो, यानी कि अब क्या हमने सब कुछ किया, तुम कुछ कर नहीं हो, तो ये शिकवा है। अब ये शिकवा, शर्त इंसाफ है साहिब अल्ताफ अमीन। साहिब अल्ताफ अमीन मतलब गॉड, पूरी दुनिया का बनाने वाला,
यानी कि पूरी दुनिया को किसने बनाया? गॉड ही ने तो बनाया। तो कह रहे हैं अब इंसाफ की बात करना, अगर वो सुबह की नसीम यानी ठंडी हवा ना बहती तो क्या तुम्हारे जैसे फूल की खुशबू फैल पाती? बताओ, नहीं फैल पाती ना। हमको खातिर जमीयत परेशानी थी, हम इसीलिए परेशान थे, हम तुम्हारे लिए परेशान थे कि हम तुम्हारा नाम फैलाते पूरी दुनिया में, बता दें कि खुदा नाम की कोई चीज है। हम ही ने तो बताया, और किसने बताया? वरना दुनिया तो नहीं महबूब की दीवानी थी, वरना क्या दुनिया को ऐसे ही पता था कि दुनिया बनी है? कोई महबूब भी है खुदा का, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे। ये बात किसने बताई? हम मुस्लिम लोगों ने ही तो बताया। और फिर भी तू हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा, हम मुसलमानों को गिराए पड़ा हुआ है। ये अल्लाह ताला से क्या कर रहे हैं? शिकवा कर रहे हैं। कौन? अल्लामा इकबाल। अब इसको हम इसमें कैसे रिलेट करेंगे? पूरी दुनिया तो बनी थी, ये कहानी हमने आपको सुना दी, लेकिन इस कहानी का कोई एविडेंस है? बताइए कि वो ठंडी हवा बही, ये किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? बताओ। आप क्या बताओगे? आप साइंटिफिक बात करोगे कि भाई दुनिया में अजल से था, भगवान था, इसका कोई प्रूफ है? हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं तुम्हें। भगवान का नहीं, हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने जो कहानी बताई इसका कोई प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है। अब क्या होगा? अब हमें इस चैप्टर में सबसे पहले इस कहानी को तो आपने पढ़ लिया, इस कहानी को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में अब हम इस कहानी के एविडेंसेस की तरफ भागेंगे, यानी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस में हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर अगर ये था, पहले का एटमॉस्फेयर अगर ऐसा था, तो उससे लाइफ आ सकती है। ये बात तो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगी यार। हर चीज साइंस प्रूफ मांगती है। तो अब प्रूफ के लिए क्या हुआ? हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा हमें क्या करना है? एक्सपेरिमेंटली पढ़ाना है, यानी हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अर्ली लाइफ का एनवायरनमेंट बनाएंगे, मिलर का एक्सपेरिमेंट। इससे पहले लोग ये भी कहते थे, इससे पहले कई थियरीज आई, फेक थियरीज, कहने लगे साहब लाइफ ऐसे ही बन गई। ए बायोजेनेसिस कह रहे नाइल रिवर थी, नील नदी, उसका जो मड था, जब सूरज की रोशनी पड़ी उसके ऊपर रिएक्शन हुई, वो मड सूखा, उससे रेप्टाइल बन गए। अरे नाइल नदी, हाँ बन गए। कहने लगे अच्छा, एवोल्यूशन की शुरुआत ऐसे हुई। मतलब पहले फेक आइडियाज चलते हैं ना, उसके बाद रियलिटी की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद कहने लगे ऐसा नहीं, एक और मजा आ जाएगा। एक और अच्छी चीज है, क्या कह रहे? लाइफ बाहर से आई है। लाइफ अर्थ के ऊपर आई नहीं, लाइफ अर्थ के ऊपर कहां से आई है? बाहर से आई। यानी दूसरे प्लेनेट के ऊपर लाइफ होगी। जब वो आपने बताया उल्का पिंड गिरे, मेटेओराइट्स गिरे आके, उन्हीं के साथ में वो लाइफ भी गिरी यहाँ। ये आज भी बहुत सारे स्पेस साइंटिस्ट आज भी इस बात को मानते हैं। कहने लगे कैसा? एक और मेरी बात बताएं, हम बताएं। हम भगवान में बिलीव करते हैं। भगवान ने कहा लाइफ के लिए बन जा, बन गई, कुन फयाकुन से बनी लाइफ। कैसा? भगवान ने कहा 7 दिन में लाइफ बना देंगे, जीसस 7 दिन में हम लाइफ पूरी बना देंगे। अच्छा, ऐसा भी था क्या? कैसा? हाँ, यानी कि ए बायोजेनेसिस, यानी बिना किसी चीज से डायरेक्ट लाइफ आ गई। ए बायोजेनेसिस इस सब के फैक्ट्स है। एक कहने लगे अच्छा हम तुम्हें प्रूव करके दिखाएं लाइफ ए बायोजेनेसिस है, मतलब नॉन अपने आप से बनी। कैसे? कहने लगे पसीने वाली भीगी शर्ट है मेरी, और ये देखो एक कमरा है जिसके अंदर गेहूं पड़े हुए, हम ये शर्ट उतारेंगे और इस कमरे में डाल देंगे। कुछ दिन बाद देखना, 21-25 दिन बाद चूहे दिखेंगे। चूहे? हाँ, ये चूहे कहाँ से आ गए? कह रहे पसीने की जो यहाँ से निकली थी ना बदबू, वो जो भाप निकली थी, उसने इस गेहूं के साथ में रिएक्ट करा, चूहे आ गए। अच्छा ऐसा भी हुआ था? हाँ साहब ऐसा हुआ था। फिर इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे ना। ये क्या थी? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये सब ए बायोजेनेसिस थी। कह रहे लाइफ ए बायोजेनेसिस है, यानी कि लाइफ अचानक से आ गई है, इसके पीछे कोई साक्ष्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं। फिर एक साइंटिस्ट है, कहने लगे अच्छा अगर ऐसे ही आई है तो ऐसा करते हैं, हम भी कर देते हैं। हाँ, हम जो है यहाँ पे गोश्त को लेके, ठीक है, फ्लैश को लिया और फ्लैश को लेके पसीना डाल दिया, हाँ उबाल के रख दिया, और ऐसे 3 हमने रख दिए भीतर। एक को खाली छोड़ दिया, एक के ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर लगा दिया, एक के ऊपर मसलिन लगा दिया। मसलिन यानी मलमल का कपड़ा। कहने लगे अच्छा बताओ। कुछ दिन बाद, मतलब 10-5 दिन बाद देखा कि यहाँ पे मैगॉट्स यानी कि मधुमक्खी के लार्वा दिखने लगे। मैगॉट के मधुमक्खी के लार्वा, और इसमें लार्वा नहीं मिले। कहने लगे अगर लाइफ
नॉन लिविंग थिंग से ही आ रही थी, तो इसमें भी लाइफ आ जाना चाहिए थी। अगर मक्खी के लार्वा यहाँ मिल रहे तो यहाँ भी आ जाना चाहिए थे, यहाँ क्यों नहीं है? तो अब क्या शुरू हुआ? अब शुरू हुई है कंट्रोवर्सीज। कैसे भैया प्रूव करके दिखाओ। कह रहे अच्छा प्रूव करते हैं, लो बताओ ए बायोजेनेसिस यहाँ से प्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा है, डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने। कहने के साहब ये सब तुम फेक बातें कर रहे हो, कपड़े से निकल जाती है, पसीने की, कुछ भी कह रहे हो। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा, कहने लगे साहब लाइफ बिगेट्स लाइफ, यानी लाइफ जो है वो लाइफ से ही आएगी। पुरानी लाइफ यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पुरानी सेल से ही नई सेल निकलेगी। ओमनिस वीवम ई वीवो, हक्सले ने बताया। हक्सले ने ओमनिस वीवम ई वीवो का, यानी लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी यहाँ मक्खियां अंदर आई और मक्खियों ने अंदर आके इसके ऊपर अपने अंडे दिए, जिससे ये लार्वा डेवलप हुए। यहाँ मक्खियां अंदर आ नहीं पाई, अंडे दे नहीं पाई, लार्वा डेवलप हुए नहीं। ठीक, हम इन साइंटिस्ट के अभी नाम नहीं बता रहे, एक्सपेरिमेंट सारे बताए दे रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट का नाम अभी हम नहीं बता रहे। फिर क्या हुआ? यानी यहां से प्रूव हो गया लाइफ से ही लाइफ आई है, नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ ऐसे नहीं आ गई। फिर इसके ऊपर इन्होंने आप कहने लगे साहब नॉन लिविंग, अगर नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ नहीं आई, अगर नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ नहीं आई, तो फिर हमें ये बताओ पहली लाइफ कहां से आई, फर्स्ट लाइफ कहां से आई? यानी कि तुमने कहा साहब हम अपने माँ बाप से, ठीक, वो उनके माँ बाप से, ठीक, वो उनके माँ बाप से। पहला दुनिया मातृ कहां से आ गया? जो माँ बाप फर्स्ट थे वो कहां से आए, इसके बारे में बताओ। फिर परेशान, अब ये फिर परेशान कहने लगे साहब ये तो हमका पता नहीं जब कब होगा। ठीक, यानी कि एक साइंटिस्ट के पीछे दूसरा साइंटिस्ट पड़ गया था कि पता, अच्छा इसे प्रूव करके दिखाओ, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो इसे प्रूव करके दिखाओ। जैसे हमने आपको बताया मेंडल के पीछे भी एक पड़ गए नगेली साहब। नगेली साहब ने उनको दे दिया एक पेड़ हॉकवीट प्लांट, क्या लगा इसके ऊपर रिसर्च करो। मेंडल परेशान, क्या लगा यार हॉकवीट पे तो कोई रिसर्च ही नहीं आ रही है, जो हमने कहा वो हॉकवीट पे तो आ नहीं रही, क्या करें? तो क्या हुआ, साइंटिस्ट के पीछे भी लोग पढ़ते हैं और वो अपनी बात को बताते हैं। ऐसे ही थियरीज नई नई आती हैं और इवोल्यूशन उधर थियरीज का भी हुआ। तो ओपरिन और हेल्डेन ये लास्ट साइंटिस्ट थे, इससे पहले मिलर साहब है। मिलर साहब ने कहा ऐसा है, हम तुम्हें दिखाते हैं। स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक, स्टैनले मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट करा? स्टैनले मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये था, देखिए ये इन्होंने एक लिया, ठीक है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा, ये इनका सेटअप था। यहाँ पे ये गैस यहाँ पे भरी जाती थी, यहाँ पानी उबाला जाता था, यहाँ गैस मीथेन थी, अमोनिया थी और हाइड्रोजन थी, और इस गैस में यहाँ स्पार्क इलेक्ट्रोड कर दिए गए। यानी अर्ली इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्थ के ऊपर भाई सूरज की रोशनी आ रही है तो गर्मी आएगी, ठीक है, थंडर स्टॉर्म भी होगा, बिजली भी चमकेगी, तो वो सारा इन्होंने पूरा सेटअप बनाया अर्ली इन्वायरमेंट का। और यहाँ से इन्होंने रिएक्शन करना शुरू करी, इन तीन गैस की रिएक्शन कराई, और यहाँ से इन्होंने जो लिक्विड निकाला उस पर देखा कि अमीनो एसिड मिल रहे हैं, ठीक है, अमीनो एसिड मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, यूरिक एसिड मिल रहा है, ये सारी चीज़ें इनको मिलने लगी। जिससे क्या हुआ, जिससे ये बात प्रूव हो गई कि साहब केमिकल्स से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से यानी अमीनो एसिड बन रहा है। किससे बन रहा था? अभी हमने आपको बताया, याद रखिए कौन से केमिकल लिए थे स्टैनले मिलर ने? CH4 MAH की बैटरी होती है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। बैटरी का MAH याद रखिए, आपकी जो बैटरी आ रही है मोबाइल की MAH में आ रही, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के रेशियो मिली थी। और इसमें वाटर की वेपर का रिएक्शन कराया था, वाटर की वेपर यानी पानी में ही तो था, ये हमने आपको बताई थी अर्ली इन्वायरमेंट, पानी से ही तो सारे टाइप की रिएक्शन हुई। और इससे इन्होंने रिएक्शन कराई और कई दिन बाद यही साइकिल चलता रहा जब, तो कई दिन बाद इन्हें क्या मिला, अमाइनो एसिड मिल गए, ठीक है, ग्लिसरॉल मिल गया, यूरिक एसिड मिल गया, ये सारी चीजें मिली। सिंपल चीज, सिंपल अमीनो एसिड मिल गया। यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। और फिर ये अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे, आगे एक साइंटिस्ट थे फॉक्स, देखिए हम हर एक चीज का आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे लाइफ आई। आगे एक साइंटिस्ट थे फॉक्स, इन्होंने बताया कि साहब अमीनो एसिड को अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम हीट करोगे तो सब जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, प्रोटीन। यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, प्रोटीन बन गया, ठीक है, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट बन रहा होगा, फैट्स बन रहा होगा, ये सब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एक लिविंग सेल बन जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने आगे एविडेंस के थ्रू भी पूरी बातें करी।
हम लोग अगले टॉपिक में, यानी अगला जो पूरा वीडियो होगा उसमें हम लोग एवोल्यूशन के एविडेंसेस पढ़ेंगे और उससे पहले जो फेक थियरीज दी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई नायर वाली थियरी किसने दी, एबायोजेनेसिस की, किसने कह दिया कि साहब ये हमारी शर्ट के पसीने से आ जाएगा, किसने कह दिया कि साहब ये फ्लैश में भी हो सकता है। इस तरह से कैसे हमारी लाइफ के जो थियरीज आई अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, यानी कि भाई हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा था। हम उन्हें फेक थ्योरी कह रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए अगर वो फेक थ्योरी ना आती तो क्या दुनिया में आपको पता चल पाता कि आप कैसे बने। यानी हर किसी ने जिस तरीके के एविडेंसेस उसके पास आए उसने वैसे वैसे अपनी थ्योरीज दी और प्रूव करता चला गया कि साहब लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर आई है। लेकिन ये कहानी है लंबी, ठीक। और हमने कहा अगली वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन ये करेंगे कि इसके एविडेंसेस क्या थे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक। और लास्ट जो थ्योरी थी हमारी वो ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी थी। ओपेरिन और हेल्डेन ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये कह दिया, यहां हमने बताया कि केमिकल बन गया। इसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि पहले लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। फर्स्ट लाइफ जो आई, अभी बताया ना, जो पहले पापा मम्मी थे वो कौन थे, तो जो फर्स्ट लाइफ आई है वो कैसे आई, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल आया। एंड देन लाइफ कंटिन्यूज, लाइफ बिगेट्स लाइफ। समझ में आई बात या नहीं। यानी पहले क्या हुआ, ए बायोजेनेटिक आई, यानी फर्स्ट ए बायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस। बात समझ में आ गई या नहीं। यानी कि आगे चल के ये बात प्रूव हो गई कि पहले नॉन लिविंग से लिविंग आई, फिर ये लिविंग फॉर्म आगे इवॉल्व होती चली गई। और हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम केमिकल्स का एवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं कि बताइए कार्बन के बाद कौन सा आया, हीलियम के बाद कौन सा आया, हम इसका नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी पहली लाइफ के बाद फिर कौन सी लाइफ आई, फिर कौन सी लाइफ आई, फिर ये लाइफ अगर ऐसी थी तो बताओ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मार्सुपियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों कंगारू आया अपने पेट में बच्चा लिए बैठा है अनडेवलप्ड। इंडिया में भी ऐसे ही अनडेवलप्ड बच्चे होना चाहिए थे, अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है भाई, ऐसा भी कुछ हुआ था। हाँ, इसके बारे में थ्योरीज पढ़ेंगे कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों हुआ, कॉन्टिनेंट्स टूटे थे, और कॉन्टिनेंट्स टूटे तो गैप बने जिसकी वजह से इधर के एनिमल उधर नहीं जा पाए, उधर के एनिमल इधर नहीं आ पाए, उधर के एनिमल का जो वहां का माहौल था वो उसमें पले बढ़े, जो यहाँ का माहौल था वो यहाँ पले बढ़े। इस तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की अलग अलग थियरीज होंगी। और फिर इसमें बहुत सारी थियरीज करते करते डार्विन साहब के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिनकी बारे में हमने आपको मेंडल में भी बताया था कि डार्विन वो थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थियरी दी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि एवोल्यूशन हुआ है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने ही सेलेक्ट किया है लोगों को, ठीक। और इसकी थ्योरी को भी फेल किया गया, ठीक, उसमें म्यूटेशन की थ्योरी डाल के तब सिंथेटिक थ्योरी आई। लेकिन डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके एक बुक लिखी, और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है आज भी चलती और लोग उसके काफी रेफरेंसेस देते हैं आज भी। तो उस महान साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, 21 साल की उम्र में उसने ये सारी चीजें करी थी, 21 ईयर में। आप खुद सोचिए कितनी कम उम्र में ये साइंटिस्ट लोग धमाल मचा रहे थे, और आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये सारी कहानी में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो के सारे कंटेंट में आपको मजा आया होगा और चीजें बिल्कुल सही से समझ में आ गई। हैव अ नाइस डे।